प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जितू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और बच्चों हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11, क्लास है 12th, चैप्टर है हमारा विकिरण एवं द्रव्यों की द्वितीय प्रकृति। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में कि लाइट जो होती है वो दो नेचर शो करती है। एक कणीय प्रकृति यानी वो हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो तरंग के रूप में बढ़ रही है। अब इन दोनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन अपन ने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में किया था। एक चैप्टर का नाम था किरण प्रकाशिकी और दूसरे का नाम था तरंग प्रकाशिकी, और इस चैप्टर का नाम है द्वितीय प्रकृति। मतलब उन दोनों को मिलाकर के इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। और बच्चों यह है इसका चौथा पार्ट, मतलब हमने 3 पार्ट अभी तक खत्म कर दिए हैं। तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था उसके अंदर अपन ने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट में हमने काफी सारे कंक्लूजन निकाले। अब उन कंक्लूजन को लेकर के कुछ नियम लिखे गए, ठीक है। वो नियम लिनार्ड्स और हमारे लिनार्ड्स नहीं दिए थे, ठीक है। वो नियम एक्चुअली आज अपने को डिस्कशन करने हैं। साथ के साथ ये भी देखना है कि क्यों हमारी वेव थ्योरी फेल हो गई इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। वैसे तो मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी कुछ बातें बता चुका हूं, पर फिर भी उसको पॉइंटर्स की फॉर्म में अपन यहाँ पे लिखने वाले, ठीक है। फिर देखेंगे अपन फोटोन का कॉन्सेप्ट कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए हमारे आइंस्टीन भैया ने फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया, और वो फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या था वो समझेंगे बच्चों, और उस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो देखो आज का हमारा यही सारे गोल्स हैं जो मैंने आप लोगों को आज बोले। पहला तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, सारे जो पढ़े उसको बस नियमों की फॉर्म में लिखना है। दूसरा होगा कि तरंग सिद्धांत इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में विफल रहा, क्यों, क्या रीजंस थे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे फोटॉन्स के बारे में। फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन लेकर आए थे, आइंस्टीन भैया लेकर आए थे, जब मैक्सवेल ने जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है, जो अपन ने क्लास 11th में कभी पढ़ी थी। तो और एक अपन करेंगे एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल जो है 11.1, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के साथ। तो बच्चों पहला सबसे आसान नियम क्या भाई, कि जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हो वैसे वैसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्पन्न होते हैं फोटो करंट यानी प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो बच्चों पहला नियम हमारा यही है क्या, कि जो फोटो करंट होती है या फोटो विद्युत धारा होती है वो सीधे समानुपाती होती है किसके, प्रकाश की तीव्रता के। यानी जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे फोटो करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप बस इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, बस उसको बस पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फलस्वरूप फोटो करंट भी बढ़ता है, फलस्वरूप फोटो करंट यानी फोटो विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है, ठीक है बच्चों। ये हमारा है पहला पॉइंटर। इसके बाद अपन ने बात करी थी, अगर आपको याद है तो हमने प्लेट का विभव कुछ बढ़ाया था, ठीक है। तो वहां पे अपन ने देखी थी एक, अगर इस ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा याद हो जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद तो होना ही चाहिए वैसे। ये पहला ग्राफ था हमारा और ये दूसरा ग्राफ था। इसमें हमने बोला था प्रकाश की तीव्रता I1 है और इसमें प्रकाश की तीव्रता I2 है। तो हमने बोला था जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे संतृप्त विद्युत धारा भी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। यही तो है संतृप्त विद्युत धारा, ये जो कांस्टेंट हो गया करंट, यही हमारी संतृप्त विद्युत धारा। तो जैसे जैसे आप इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे संतृप्त विद्युत धारा भी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंटर यही है कि संतृप्त विद्युत धारा जो है वो किसके सीधे समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता के। संतृप्त सीधे समानुपाती बच्चों किसके, हमारे वही प्रकाश की तीव्रता के।
ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे संतृप्त विद्युत धारा का भी मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब चाहो तो साइड में छोटा सा ग्राफ बना लो, ठीक है ना। ये हमारी प्रकाश विद्युत धारा बोल सकते हो आप इसको, या फोटो करंट बोल सकते हो, और ये हमारा प्लेट का, ठीक है बच्चों। तो दो ग्राफ अपन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये मान लो हमारा पहला ग्राफ हो गया, फिर हमारा दूसरा ग्राफ हो गया। ये हमारा I1 हो गया, हमारे पास I2 हो गया, और I1 जो I2 से बड़ा है, कुछ भी लो ऊपर वाला ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त विद्युत धारा क्यों लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। हमारा दूसरा पॉइंटर है। तीसरा जो पॉइंटर है बच्चों, वो दहली आवृत्ति से संबंधित है, कि जो आप प्रकाश डाल रहे हो ना, उसकी तीव्रता को कितना भी बढ़ा दो, अगर उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा या उसके बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंटर है वो दहली आवृत्ति के बारे में बात कर रहा है, दहली आवृत्ति की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, दहली आवृत्ति के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो, प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो, दहली आवृत्ति से कम है तो, आवृत्ति से कम है तो प्रकाश की तीव्रता को कितना भी बढ़ा लिया जाए, प्रकाश की तीव्रता को कितना भी बढ़ा लिया जाए, कितना भी बढ़ा लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। अब थर्ड पॉइंटर क्या बोलता है कि भाई जब आप लाइट डालते हो तो लाइट डालते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे उस मटेरियल से, मतलब आपके प्रकाश के डालने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। जैसे लाइट डालोगे वैसे इलेक्ट्रॉन्स में से निकल जाएगी, यानी कोई समय पश्चिता नहीं होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम लैग, और हिंदी में बोलते हैं उसको समय पश्चिता। लाइट डाली और वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे नहीं अभी लाइट डाल रहे हो 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होगा। आपने लाइट डाली, जैसे ही डाली वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसका तीसरा की पॉइंट है, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंटर में लिख लेते, चौथा पॉइंटर भी लिख लेते हैं। आपतित प्रकाश एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चिता नहीं होती, समय पश्चिता मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन टाइम लैग, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, टाइम लैग नहीं होती, अर्थात जैसे ही धातु पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, वैसे ही उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा था फोर्थ की पॉइंट। और फिफ्थ की पॉइंट आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या भाई, कि जब आप दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश उस मटेरियल पे डालोगे तो जो भी आपने एक्स्ट्रा आवृत्ति डाली है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तीव्रता से हमारी फोटो करंट बढ़ती है और आवृत्ति से उस इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा। और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका जो निरोधी विभव है, यानी जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो भी बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इसको भी लिख देते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, से ज्यादा है, कम नहीं ज्यादा, दहली आवृत्ति से अधिक है, अधिक है, तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप निरोधी विभव भी बढ़ता है। ठीक है, सो आई होप ये की पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास ओवरऑल 5 की पॉइंट्स है, ठीक है ना, 5 हमारे पास की पॉइंट है जो हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को एक्सप्लेन करने में वैलिड है। ठीक है, मतलब उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो हमने पहले तरंग सिद्धांत के बारे में बात करी थी, अब वो तरंग सिद्धांत जो है इस एक्सपेरिमेंट को समझाने में फेल क्यों हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों एक की पॉइंट तो मैंने आपको कल ही बताया था, क्या भाई, कि तरंग सिद्धांत क्या बोलता है, तरंग सिद्धांत बोलता है कि आई जो होता है यानी प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती है। मतलब अगर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हो तो उस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी। अब प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा ऊर्जा देगा। भाई मैं लाइट डाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसमें बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है ना, अब इसके पास बहुत सारी एनर्जी है तो ये ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो जो वो बाहर निकलेंगे तो उनके पास पहले से ज्यादा ऊर्जा होगी, पहले से अधिक ऊर्जा होगी। मतलब ये बोलता है कि आपकी तीव्रता का सीधा सीधा संबंध इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। एक्चुअली आवृत्ति का संबंध इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से है, ना कि आवृत्ति का। तो पहला की पॉइंट मतलब जो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ये तो बोलता है तीव्रता बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि हो क्या रहा है, तीव्रता बढ़ाने से तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ना कि उनकी ऊर्जा। तो पहला की पॉइंट जो वो समझा नहीं पाया वो अपन लिखते हैं, बस इसको वर्ड्स में लिखना और क्या। तो पहला अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार ब्रैकेट में लिखेंगे आई सीधे समानुपाती ए स्क्वायर के, आई और ए आप जानते ही हो, साइड में चाहो तो मेंशन कर देना, के अनुसार तीव्रता बढ़ाने पर, किसकी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है, हमारे उस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका आयाम बढ़ गया, प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, या चलो ऐसा लिख लो प्रकाश का आयाम बढ़ता है, प्रकाश का आयाम बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है।
लेकिन हम तो जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। तीव्रता बढ़ाने से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, किंतु तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, उसकी थ्योरी इसके जस्ट अपोजिट बात बोल रही है। वो बोलती है तीव्रता बढ़ा ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कुछ और बोल रही है, हो तो उल्टा ही रहा है, कुछ बिल्कुल अलग ही हो रहा है। तो पहली चीज वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ने ही तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए थी। तो पहला ड्रॉबैक इसका है तरंग सिद्धांत का, जिस चीज को हमारा तरंग सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बच्चों सेकंड की पॉइंट ये था, वो बोलता है दहली आवृत्ति जैसी कोई आवृत्ति एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वो बोलता है अगर आप लाइट को सफिशिएंट एनर्जी दे दो, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ा दो बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम भी है तो भी इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर आपकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम भी है तो इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है और प्रकाश की तीव्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जबकि ये बात तो गलत थी। हमने पहले ही बोल दिया कि हम जो लाइट डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति कम से कम दहली आवृत्ति जितनी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक था इसका। तो इसके अनुसार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो, एवं प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मिशन पॉसिबल है, उत्सर्जन संभव है, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। लाइट जो आप डाल रहे हो उसमें कम से कम दहली आवृत्ति जितनी लाइट तो होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपना कॉन्सेप्ट गलत लेके गया। ये तो बोलता है तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन वास्तव में तो आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो तीव्रता का कॉन्सेप्ट ही इसने गलत ले लिया, इसलिए इसका सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया, जो वास्तव में असत्य है। ठीक है ना, तो सेकंड इसका ड्रॉबैक ये था। थर्ड ड्रॉबैक भाई साहब बोले टाइम पश्चता के बारे में। ये बोले कि यार मान लो ये कंडक्टर है तुम्हारा ना, ये मेरा सेलफोन है, और सेलफोन मान लो ये वही प्रकाश, हमारा कोई भी लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, प्रकाश संवेदी पदार्थ। आपने लाइट डाली, अब जैसे आप लाइट डालते हो तो लाइट यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से इस पूरे के पूरे फोन पर जाएगी। मतलब आपने जो लाइट डाली है ना, उसको कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बहुत सारी लाइट आ रही है और वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं सारी की सारी तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा, ऐसे नहीं होगा। मान लो इस फोन के अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो जब आपने इसके ऊपर लाइट डाली तो तरंग सिद्धांत के अनुसार वो सारी की सारी जो ऊर्जा आपने उसके ऊपर डाली है, जो सारी की सारी लाइट आपने इसके ऊपर डाली है, वो इसके अंदर जो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को वो सफिशिएंट एनर्जी जो उसको अपनी इस सरफेस से, इस सतह से बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो नहीं मिलेगी। मतलब आप जब लाइट डाल रहे हो और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप होगा। अब ये टाइम गैप कुछ मिनटों से लेकर या कुछ सेकंडों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। ठीक है, जो वास्तव में असत्य है। हमने देखा कि जैसे ही लाइट डालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसकी थ्योरी, ये बात, ये टाइम पश्चता के बारे में बात क्यों बोल रहा है उसको एक बार वापस समझाता हूं। मैंने आपको बोला इस फोन पे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो तरंग सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई तुम लाइट डालो, ठीक है, डालने मान लो तुमने 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये मान लो कि मैंने 1 लाख
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस पे डाली। अब जैसे ही मैंने, चलो थोड़ा नंबर कम करते हैं, मान लो चलो इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है ना, सिंपली रखने के लिए उसके ऊपर मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन है ना, और आपने मान लो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आपने इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाली है और इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, तो सबको एक 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 बराबर बराबर मिल जाएगी। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आपने लाइट डाली तो 1 इलेक्ट्रॉन को भी तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, चाहिए कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरी लाइट आएगी, फिर वो उसको एक और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगी, अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकला क्योंकि कम से कम 5 चाहिए। फिर तीसरी आई, उसने एक और दी, फिर चौथी आई, फिर उसने एक और दी, फिर पांचवी आई, फिर उसने एक और दी, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो मतलब जब आपने लाइट डाली और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके बीच में कोई ना कोई क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम गैप होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ समय की पश्चाता होगी, टाइम लैग तो जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप लाइट डालते हो उसको 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको तो सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा है ही नहीं। लाइट डाल रही, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वेव थ्योरी जो है इन स्टेटमेंट को या इन नियमों को समझाने में असमर्थ है, कोई भी चीज वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे। तो फिर एक नई थ्योरी की नीड पड़ी जिसको दिया था हमारे आइंस्टीन ने, ठीक है। आइंस्टीन से पहले ही हमारे मैक्सवेल ने इस थ्योरी को बता दिया था 1900 के आसपास, उसको भी देखते हैं। पहले इस की पॉइंट को अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका थर्ड ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर पूरे क्षेत्रफल को मिलती है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिल जाएगी, सबको मिलेगी एक एक करके, मतलब एक 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 सबको बांट दिया, मिलकर पूरे क्षेत्रफल को मिलती है। फलस्वरूप प्रकाश के आपतित होने एवं इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य समय पश्चाता होगी, ठीक है। जबकि ऐसा था नहीं रियलिटी में, हम पहले ही बोल चुके हैं लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये बात भी उन्होंने बोल दी गलत। तो ये मेजरली 3 ड्रॉबैक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तरंग सिद्धांत जो हमारा यहाँ पे हो गया फेल, ठीक है। तो बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट की, जैसा मैंने आपको बोला, जरूरत पड़ेगी, और नया कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैक्सवेल ने 1900 में ही दे दिया था। मैक्सवेल ने, अगर हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी बच्चों ब्लैक बॉडी, जिसको अपन कृष्णिका बोलते हैं ना, ठीक है, कृष्णिका बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो कृष्णिका में अपन ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, कृष्णिका विकिरण जिसको अपन बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण। अब इसके अनुसार मैक्सवेल भैया ने बोला भाई कि जब भी कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल, कुछ भी हो, जैसे बॉटल ही है, तो इस बॉटल पे जब आप लाइट डालोगे तो ये प्रकाश को जो है ना एक समान रूप से, लगातार रूप से अवशोषित नहीं करेगा। मतलब मान लो जैसे ये कोई भी चीज है, मान लो ये बॉक्स है, आपने बॉक्स पे लाइट डाली तो ये लाइट को ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करता जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। मान लो मैंने बीच में एक पाइप लगा दिया, थोड़ा इसको अगर फील करना है तो समझ लो ये एक, मतलब खाली वो है, आप ये समझ लो एक तरीके की टंकी है, और इस टंकी में मैंने क्या करा, पाइप लगा दिया। अब आपको पता है पानी तो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, टूट के थोड़ा ना फ्लो करेगा। मान लो ये पाइप लगाया मैंने, तो जैसे पानी बहेगा वो तो एक समान रूप से बहेगा, है ना, इसमें जो पानी है वो तो एक समान रूप से बहेगा, मतलब जो पानी इसमें गिर रहा है वो लगातार गिर रहा है। लेकिन मैक्सवेल ने बोला ऐसा होता नहीं है। आप इसको समझ लो प्रकाश,
और आप इसको समझ लो कोई भी बॉडी। तो उन्होंने बोला कि जब प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है तो ये प्रकाश को लगातार एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये प्रकाश को डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, यानी आप ऐसा बोल सकते हो विभक्तित रूप में एब्जॉर्ब करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में एब्जॉर्ब करता है। मतलब अब ये पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं हो रहा है। अब आप समझ लो हमने पानी इसके अंदर कैसा डाला, वो आते हैं ना 1-1 रुपए के पाउच आते हैं पानी के, अभी तो पता नहीं कितने के आते हैं, तो पानी के 1-1 रुपए के जो पाउच आते हैं वो आप समझ लो कि वो पानी के पाउच इस पे गिर रहे हैं। अब पानी इसमें जा तो रहा है लेकिन पानी जो है ना वो एक साथ नहीं जा रहा है। अब पानी समझ लो छोटी छोटी बॉल्स के रूप में जा रहा है, या वो जो पैकेट्स आते हैं ना पानी के उसकी फॉर्म में जा रहा है। तो अब पानी जो है लगातार बहने के बजाय वो क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त हो गया, छोटे छोटे आप बोल सकते हो टुकड़ों में बट गया। तो ऐसा उन्होंने मैक्सवेल ने बोला, लेकिन प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बस हाँ ठीक है बोल दिया कि जो वो प्रकाश अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, दोनों में से कुछ भी संभव है। तो जो भी वो विकिरण, इसको अपन बोलेंगे प्रकाश का विकिरण, ठीक है, कृष्ण का विकिरण। तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर इमिट कर रहा है, अवशोषित कर रहा है या फिर उत्सर्जित कर रहा है, वो प्रकाश लगातार नहीं होकर के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगा। उस पैकेट्स का नाम उन्होंने नहीं दिया। फिर ये बात बोली थी मैक्सवेल ने 1900 के आसपास, ठीक है ना, 1900 में उन्होंने ब्लैक बॉडी अपना इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो फिर 1905 में आया हमारे पास आइंस्टीन। 1905 में जो आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने बोला कि भाई साहब जो आप छोटे छोटे पैकेट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, उसका उन्होंने नाम दे दिया। उन्होंने बोला ये छोटे छोटे जो एनर्जी पैकेट्स हैं, ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल है, बंडल नाम दिया उन्होंने इसको, बंडल एनर्जी पैकेट्स, उसका उन्होंने नाम दिया क्वांटा, ठीक है। तो इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडल, छोटे छोटे ऊर्जा बंडल से मिलकर बना है, ऊर्जा बंडल से मिलकर बना है, जिसे क्वांटा कहते हैं। इसका नाम उन्होंने दे दिया क्वांटा, या फोटॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एनर्जी पैकेट्स का नाम उन्होंने दे दिया क्वांटा, या इसको अपन बोलते हैं फोटॉन्स। ये प्रोटॉन नहीं है, फोटॉन है ना, फोटॉन नाम दिया। और यहीं से इनकी एक नई फिजिक्स स्टार्ट हो गई जिसको अपन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्वांटा पे ही वर्क करती है, क्वांटा से ही निकला है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जिसमें अपन पार्टिकल को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब पार्टिकल को तोड़ते जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे ना, तो बस वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी और मतलब उन्हीं के बारे में उन्होंने स्टडी करी, ठीक है। अभी हम क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे अपन क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं, ऐसा हमारे आइंस्टीन भैया ने बोल दिया। अब लोगों ने पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, मतलब क्या इसका नेचर पॉजिटिव नेचर जैसा प्रोटॉन होता है वैसा है, या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन जैसा है, समझ रहे हो। उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब विद्युतीय रूप से उदासीन है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना तो नेगेटिवली चार्ज है, ना तो ऋणावेशित है ना तो धनावेशित है, कुछ भी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन होता है ना तो उसका प्रोटॉन पे फर्क पड़, मतलब प्रोटॉन से उसको मतलब, ना तो इलेक्ट्रॉन से मतलब नकटा है, मतलब कुछ नहीं, मतलब उसको तो दुनियादारी से, ठीक है, कितना ही बोल लो कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो हम बोलेंगे ये क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से उदासीन का मतलब ना तो मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। फिर लोगों ने बोला कुछ और बातें इनके बारे में इन्होंने बताई थी कि भाई अगर ये रुक जाए तो उन्होंने बोला ये रुक जाए तो इसका द्रव्यमान 0 होता है, मतलब इसका रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, यानी इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। बोले ये कैसे हो सकता है, किसी चीज का विराम द्रव्यमान 0 कैसे हो सकता है। तो आ जाओ फिर आइंस्टीन की वेव इक्वेशन के ऊपर जो उन्होंने बताई थी E = mc²। अब ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर मैं इस पेंसिल को लाइट की स्पीड से फेंक दूं तो इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लो कि ये पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, ठीक है, समझना बहुत भारी काम है, लेकिन वास्तव में अभी ये है ही नहीं,
लेकिन अगर मैं इसको लाइट की स्पीड से फेंक दूं तो फिर धीरे 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 इसका द्रव्यमान बढ़ने लग जाएगा। ऐसे नहीं पेंसिल मोटी होती जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके जो एटम्स है वो हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वास्तव में जब आप इसको तोलोगे, वैसे तो जब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो तोलना संभव तो नहीं है, पर अगर तोलोगे तो पहले से ज्यादा भारी मिलेगी। ऐसा आइंस्टीन ने अपनी इस थ्योरी से बोला था कि एनर्जी जो है वो हमारे मास में, यानी आपकी ऊर्जा जो है वो हमारे द्रव्यमान में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसलिए अपन ने बोला कि इसका रेस्ट मास जो होता है, यानी विराम द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, शून्य। और क्या बोला उन्होंने, बोला कि ये जो फोटॉन्स होते हैं, ये जो क्वांटा होते हैं, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, मतलब 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ठीक है, और इनकी इस थ्योरी को, अच्छा इन्होंने एक चीज और बोली कि भाई ये जो फोटोन है ना, इन फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, ये जो फोटोन है, इस फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है जिसको अपन बोलेंगे बच्चों ई, यहां पे, तो जो फोटोन की ऊर्जा ई है वो सीधे समानुपाती है किसके, आवृत्ति के। बोले प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा ना, फोटोन की ऊर्जा भी उतनी ज्यादा। ठीक है, यहां जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है एच। एच को बोलते हैं बच्चों अपन प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक। ठीक है, आप सबने आई गेस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, और इसका मान होता है 6.62 लिखा होता है, कहीं 6.3 लिखा होता है, गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी होती है उसकी आवृत्ति पे निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, क्वांटा की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। अब यहां से चीजें क्लियर होना स्टार्ट हुई कि जब तुमने लाइट डाली, वो लाइट एक्चुअली छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर बनी है। ये समझो यार कि मटेरियल है, आप जो इसमें एक्चुअली लाइट डाल रहे हो वो एक्चुअली छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है ना, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं, और ये जो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल है, इनकी ऊर्जा इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे आप आवृत्ति बढ़ाते हो, ये ऊर्जा बंडलों की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब यही जो हमारे ऊर्जा बंडल है, यही जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और जब भी कोई ऊर्जा बंडल, कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। जब ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसके पास एनर्जी आ गई। तो यहां से हमें ये चीज समझाने में बहुत आसानी हो गई कि क्यों आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, और फोटोन ही तो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है अंदर जाके और उसको बाहर निकाल रहा है। तो जब फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा एनर्जी देगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, मेरे पास अभी खाने के लिए मान लो 10 रोटियां हैं, ठीक है, मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा है, तो अब मेरे पास 10 रोटियां, तो शायद मेरे को कम भूख है मान लो, या मतलब बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं उसको 8 रोटियां दे दूंगा या 9 रोटियां दे दूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास तो 5 ही है ना, तो 5 है तो भी यार मैं भी सोचूंगा 4 ही दे पाऊंगा उसको, ठीक है, या 4.5 दे पाऊंगा, जो भी है। तो बेसिकली अगर मेरे पास ज्यादा ऊर्जा होगी तो मैं भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा दूंगा, और मेरी ऊर्जा किससे बढ़ती है, मेरी ऊर्जा तो आवृत्ति से बढ़ती है। तो आवृत्ति बढ़ा दो, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इजीली हम समझा पाए जब हमारे आइंस्टीन ने अपनी फोटोन की थ्योरी दी, फोटोन की अवधारणा दी। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, ई के बीच में और न्यू के बीच में, मतलब ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में, तो रेखा में मिलेगी एक सरल रेखा। ठीक है, रेखा मिलेगी हमें एक सरल रेखा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब बच्चों आप सबने आई गेस पढ़ा ही होगा, ये जो न्यू होता है बच्चों, न्यू, वो न्यू किसके इक्वल होता है, न्यू होता है C/λ। ठीक है ना, न्यू किसके इक्वल होता है, C/λ। बच्चों टू बी ऑनेस्ट मैं ये फॉर्मूला कभी याद नहीं कर पाता, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात है, आवृत्ति किसके इक्वल होता है, 1/, समय के। समय किसके बराबर होता है, दूरी बटा चाल। दूरी के नाम पे मेरे पास लैम्डा है और चाल के नाम पे मेरे पास C है, तो मेरे को याद हो गया कि न्यू किसके बराबर होता है, C/λ। तो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, E बराबर hc/λ। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो
आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो, पर एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बता दूं। तो हमारे आइंस्टीन ने इसको mc² लिखा था, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां से वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं। लैम्डा इज इक्वल टू हो गया hc/mc², ये आपका एक c से एक c कैंसिल हो गया। फॉर्मूला हमारे पास बन गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। c एक्चुअली लाइट की स्पीड, ये सब जानते हो। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, c क्या है, प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों m × v संवेग, तो हमारे पास आ गया h/p। ये भी आगे की एक अलग कहानी है, ठीक है। ये डी ब्रॉगली ने सिद्धांत दिया था कि अगर कोई भी चीज चलती है तो उससे संबंधित एक तरंग होती है, उस तरंग की तरंगदैर्ध्य अपन इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। ये बात की कहानी है। आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई होगी, कहां से कैसे चीजें कनेक्टेड हैं और कहां से हम किस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो आई होप हमारे पास मेन फॉर्मूला तो यही है, तो ज्यादा आप दिमाग ना लगाएं, दिमाग के घोड़े ना दौड़ाएं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इन दोनों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक चीज और जो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगी। अगर मुझे पता करना है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे, ठीक है ना, और मुझे किसी भी चीज की, जैसे मान लो एक बल्ब है, मैंने बोला ट्यूबलाइट मेरे सामने जल रही है, बल्ब मेरे सामने जल रहा है, ये बल्ब है ना 50 वॉट का है, तो मेरे को एक बात बताओ इसमें से कितने फोटोन निकल रहे होंगे, वो मुझे पता करना है। तो नीचे नोट लिखो, नोट में क्या लिखोगे, यदि हमारे पास क्या हो, पावर, पावर मतलब शक्ति, यदि शक्ति क्या हमारे पास P हो, बड़ा वाला P, और एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E हो, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा E हो, तब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोन कितने होंगे बच्चों? उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P/E, ठीक है ना। E किसके इक्वल होता है, h न्यू, ये आप जानते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने रटवा दिया, बताओ तो सर ये आया कैसे? तो यार देखो सिंपल सा लॉजिक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी गुणा समय, सही। भाई मैं कह रहा हूं ये ट्यूबलाइट सामने 50 वॉट की लगी हुई है, मैंने बोला 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, तुमने बोला सर 50 की है, 1 सेकंड की बात कर रहे हो तो 50 जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है, मतलब 1 सेकंड में 50 जूल ऊर्जा, 50 जूल एनर्जी लिबरेट कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार मेरे पास एक फोटोन की ऊर्जा है, मान लो एक फोटोन जो है वो 10⁻⁻8 जूल एनर्जी लेके बैठा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन के पास इतनी ऊर्जा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने फोटोन निकले तो आप बोलोगे डिवाइड कर दो। अच्छा अभी भी समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे डैडी ने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम मार्केट में पेन परचेस करने गए। अब एक पेन 2 रुपए का था, यूज एंड थ्रो वाला पेन है ना, तो यूज एंड थ्रो वाला पेन है, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें 100 रुपए दिए, बोले बेटा जाके पेन ले ले। दुकानदार ने बोला यूज एंड थ्रो वाला पेन है, 2 रुपए का एक पेन है, तो आपने बोला कितने पेन आएंगे, तो आपने बोला 100/2। कितने पेन आए? 50 पेन आए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पॉकेट में 100 रुपए थे, एक जो आपका पेन था वो 2 रुपए का आता था, तो आपने 100/2 कर दिया, शायद 4th 5th का बच्चा भी कर लेता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर है, मेरे पास ऊर्जा कितनी है, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है, 50 जूल, और हर फोटोन कितनी एनर्जी निकल के बाहर जा रहा है, इतनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने फोटोन होंगे तो आप बोलोगे सर ऊर्जा को आप 10⁻⁻8 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो यही यहां पे अपन ने करा है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैं 1 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मान लो अगर हमसे कोई टी समय के लिए पूछ ले तो सर मेरे को बोला सर 2 सेकंड के लिए निकालो, 4 सेकंड के लिए निकालो, 5 सेकंड के लिए निकालो, तो मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, इसको टी से गुणा कर देना। तो टी समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, Pt/E, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो Pt/h न्यू, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चल अब बच्चों मुझे फील आ रहा है कि मुझे एक क्वेश्चन बता देना चाहिए,
तो आप आराम से एक बार इस प्रश्न को पढ़ो, इतना मुश्किल तो नहीं है कि नहीं हो, आराम से होगा। ठीक है, चलो मैं करा देता हूं। 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश। बच्चों एक वर्णीय मतलब वही मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, पिंक, कोई तो कलर होगा वो है। तो हमें इसकी आवृत्ति दे रखी है, मतलब न्यू दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ये जेडी बनाया, मैं जेड ऐसा बनाता हूं कि किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया था, मैं लेजर लाइट छोटे बच्चों वाली। उत्सर्जन क्षमता इतनी, उत्सर्जन क्षमता देखो, अगर नहीं समझ आया ना तो आप यूनिट पे जाओ, वॉट यूनिट लिखिए, मतलब ये पावर दे रखी है इसकी। तो पावर कितनी दे रखी है बच्चों अपने को, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 वॉट। ठीक है ना, घबराना भाई, कुछ भी मस्त है। प्रकाश पुंज के अंदर फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, पहला प्रश्न। भाई साहब अभी तो पढ़कर आए, एच न्यू, एच कितना है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा न्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा न्यू। अरे यार इतना फर्जी क्वेश्चन, ये 6 दूनी 12, ये 6 छंग 36, 36 और एक हो गया बच्चों 36 और एक हो गया 37, 3 हासिल, ये 6 छंग 36 और 3 हो गया 39, है ना, ये हो गया 39.72 गुणा 10 की घात माइनस 34 और प्लस का 14। सॉल्व करा, 39.72 गुणा 10 की घात माइनस का 20 जूल। मजा नहीं आया क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। तो हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहां पर। हमें पता है जब पॉइंट को अपन इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो भी पावर होती है उसमें एक वृद्धि हो जाती है, +1 हो जाता है। तो अभी माइनस का 20 एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3.97 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 4 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल भी लिख सकते हो। तो एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास लगभग आ गई 4 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। तो आसान सा प्रश्न था। अब बी पार्ट इसने क्या पूछा है, स्रोत द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं। अभी फॉर्मूला बताया, 1 सेकंड में फोटोन की संख्या तो पूछ रहा है, 1 सेकंड में फोटोन कितने उत्सर्जित हो रहे हैं। बहुत आसान है यार, देखो अभी बताया था तुम्हें फॉर्मूला, क्या बताया था P बटा E, जितनी भी पावर है जो कि कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3, आप उसको क्या करो, आप उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, तो ये 2 बटा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 3 और प्लस का 19, 2 दूनी 4 कट गया, ये आ गया हमारे पास 10 की घात माइनस का 3 प्लस का 19 करेंगे तो आएगा बच्चों 16 बटा 2। सिंप्लीफाई कर लो, मान लो 10 मैंने यहां पे लिए, गुणा 10 की घात 15, पीछे कर देता हूं, चलो ये तो कचरा ही हो रहा है, पीछे आ जाओ, आया 10 की घात 16 बटा 2। इसको आप लिख सकते हो 10 गुणा 10 की घात 15, एक कम कर दिया, बटा 2, ये 2 पंजे हो गया 10। तो लगभग कितने फोटोन बाहर निकल जाएंगे इतने। कोई यूनिट मत लगा देना, नंबर ऑफ फोटोन्स है, फोटोन की संख्या है, तो यूनिट नहीं लगेगा, मात्रक नहीं आएगा। आई होप सबको आ गया होगा, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया है तुम लोगों को, कहीं जाना ही नहीं प्रश्न। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों यहां तक हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली। अब अपन आइंस्टीन को थोड़ा आगे लेके चलेंगे और आइंस्टीन से समीकरण निकाल लेंगे हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल, लोग बोलते हैं E=mc² के लिए मिला था, नहीं, जो अपन इक्वेशन पढ़ेंगे ना उसके लिए उनको मिला था। गतिज ऊर्जा जो होती है φ - φ0 के इक्वल होती है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स खुला ही, कर लो यार, फ्री है। ठीक है, और बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही बच्चों क्लास 12 का बैच हमने अनाउंस कर दिया है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लेकर के आप उसमें एनरोल कर सकते हो। सर क्यों करें, है सर क्यों करें, हम यूट्यूब पे वीडियो तो देख ही रहे हैं, फिर क्यों करें। तो देखो यार बहुत सारे एडवांटेज है। देखो वहां पे हम आपको ये नोट्स देंगे, हैंड रिटन भी, ये वाले भी, उसके अलावा होमवर्क, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे पर्क्स हैं उसके साथ, पर्क्स मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस आप लोगों को मिलेंगे उसके साथ। जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा फटाफट ज्वाइन कर लो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो अपने को बोर्ड में
फोड़ के आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।